रूह प्यास कहाँ से आती है? रूह प्यास कहाँ से आती है? नई नई बात हर रोज़ इस शहर में कहाँ से आती है? नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। EPC 2 के अंतर्गत यूनिट 2 में परफॉर्मिंग आर्ट्स के तहत फोक थिएटर के अलग अलग स्वरूप पे हम बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने तमाशा, कोथू, रम्मत, गवटी, बहुरूपिया, भड़ैती, कुरवंजी जैसे अलग अलग फॉर्म्स पे बात किया था। आज हम अंकिया नाट, तेरुकुत्थु, यक्षगान, बुर्रा कथा जैसे अलग अलग फॉर्म्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अंकिया नाट की ओर। अंकिया नाट को सामान्यतः ये समझिए कि ये एक 1 एक्ट प्ले है। जी हाँ, 15th-16th सेंचुरी में मतलब भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था वो जब बढ़ा तो 15th-16th सेंचुरी में शंकर देव और उनके डिसाइपल, उनके शिष्य जो थे माधव देवा के द्वारा अंकिया नाट के स्वरूप का उद्धतीकरण हुआ है। और असम के महान धार्मिक और चिंतक, समाज सुधारक भी कह सकते हैं, उनका जन्म 1449 और मृत्यु 1568। वो वैष्णव धर्म के मूल्य और आदर्श को प्रचारित कर वैष्णव सत्रों का गठन किया और इसी उद्देश्य से उन्होंने एक नाट्य संरचना की और उसका नाम रखा अंकिया नाट। अंकिया नाट को शॉर्ट में 1 एक्ट प्ले भी कहते हैं, जिसे प्रदर्शन में उसका एक और नाम है भावना कहा जाता है। भावना, जी हाँ। वैष्णव मत जो है, वैष्णववाद को मानने वाले का जो समुदाय है, उस समुदाय के लोग इस नाट्य की प्रस्तुति को मतलब धर्म का एक अंग मानते थे और शंकर देव ने इस विशिष्ट शैली का विकास किया था। और इस विशिष्ट शैली में संस्कृत नाटक के कुछ तत्व और असम के प्रचलित लोक नाट्य एक स्वरूप है ओझापाली, वैसे ही वेस्ट बंगाल का जात्रा और चरचरी, इन तीनों से कुछ मूल तत्व लिए शंकर देव नाट्य रूप का सृजन एक लंबे अंतराल के बाद किए थे और कह सकते हैं एक अतीत और एक वर्तमान के बीच सेतु का काम किया। शंकर देव ने इस अंकिया नाट में ब्रज बोली, असमिया, मैथिली, ब्रज भाषा, संस्कृत हल्के से, इन सब का इन सभी लैंग्वेज का प्रयोग किया, सम्मिश्रण किया। अभिनेता द्वारा मतलब कह सकते हैं इस परफॉर्मेंस में अर्धलयात्मकता रूप में बोली जाती थी, जिससे परफॉर्मेंस बड़ा ही मधुर लगता था। नाट्यकर्म को मतलब शास्त्रीय स्वरूप और स्थानीय स्वरूप, इन दोनों का जब समावेश हुआ है तो बना है अंकिया नाट। और ये अंकिया नाट ग्रामीण असम में खेला जाने वाला एक एकांकी नाटक है, जैसे 1 एक्ट प्ले है, मैं बताया था। इसे गांव में बड़े और हॉल में या कहीं खुले जगहों पे पंडाल में खेला जाता था। पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों इसका क्या कहते हैं, दोनों आनंद उठाते थे। ये वैष्णववाद का जो परंपरा है उसको ये आगे बढ़ाती है
इसमें कहते हैं संस्कृत श्लोक के भी कुछ भावार्थी मिले होते हैं, उसमें कुछ गीत मिले होते हैं। इसके अलावा अंकिया नाट के मुखौटे का भी प्रयोग किया जाता है, और मुखौटे का प्रयोग मतलब वो रंगा हुआ मुखौटा का यूज़ किया जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ ग्रीन रूम होता था अंकिया नाट में, उस ग्रीन रूम को चाओ घर कहते हैं। और फर्स्ट ड्रामा जो था चिन्ह यात्रा नाम है फर्स्ट ड्रामा का। और इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे अलग अलग प्लेस हैं, जैसे कि कालिया दमन यात्रा, पत्नी प्रसाद, केली गोपाल, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण और राम विजय। कालिया दमन यात्रा का संबंध चैतन्य महाप्रभु के यात्रा अब कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु वैष्णववाद के कह सकते हैं जनक थे और भक्ति मूवमेंट के प्रणेता थे, और उनकी यात्रा के लिए स्वरूप में और उसका संबंध कालिया दमन यात्रा से है। ध्रुवा हाटा नामक स्थान चले गए थे, पर उनका विरोध किया गया और अहोम राजा ने बरपेटा विरोध किया। अहोम राजा तो बरपेटा चले गए। गायकों का वही स्टोरी इसमें है। कालिया दमन यात्रा कहते हैं गायकों का समूह जहाँ बैठता है उसे दोहार कहते हैं। ग्रीन रूम को छगर कहते हैं। कठ एक प्रकार का चटाई होता है। दैत्यारी ठाकुर के द्वारा नृसिंह यात्रा और समयंत हरण जैसे नाटक लिखे गए हैं। भावना घर में प्रकाश व्यवस्था बहुत मनोरम होती है, और मुख्य पात्र का प्रवेश जो होता है वो अग्नि घेर में होता है, उस रास्ते से ही होता है। मंडली का प्रथम आड़ कापड़ जो होता है पटी, यानी श्वेत रंग का एक कपड़ा होता है जिसे पटी कहते हैं। ये पटी यवनिका भी कहलाती है संस्कृत में। नाट्यशास्त्र में माधव देव ने कुछ छोटे अंकिया नाट्य की रचना की जिसे झुमरा कहते हैं। माधव देव जो हैं वो शंकर देव के शिष्य थे। झुमरा नृत्य संगीत प्रधान अंकिया नाट्य है। माधव ने बालकृष्ण दानलीला प्रस्तुत किया झुमरा में। चोर धारा झुमरा, भूमि लुटिया झुमरा, पिंपरा गुचरा झुमरा, झुमराओं में अलग अलग ढेर सारा लिखा है, उन्होंने नाटक रचना की है। इसके अलावा हरिवंश पुराण के बीज उठाया और श्री गोपाल अता, श्री द्विजभूषण, श्री रामचरण ठाकुर, श्री दैत्यारी ठाकुर, श्री वचिदेव, गोपाल अता, जन्म यात्रा, गोपी उद्धव संवाद, रामचरण ठाकुर का संबंध नाटक से रहा है। आज भी बरदोबा सत्र या बरपेटा सत्र नियमित प्रस्तुति होता है ईयरली। दोहार गायन स्थल की जगह को कहा जाता है। गायक जो होते हैं उन्हें भोताल कहा जाता है। इसमें नगाड़ा, खोल जैसे वाद्यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कमर में गाठी कापड़, यानी कपड़ा का एक गांठ जैसा बंधा होता है जिसे गाठी कापड़ कहा जाता है। अंकिया के पूर्व रंग, यानी अंकिया नाटक में प्रस्तुति से पहले धेमाली इसमें हटा दिए जाते हैं। धेमाली में नाम घोषा की प्रस्तुति होती है और उद्घोष के बाद हटा लिए जाते हैं। सूत्रधार के वस्त्र जो होते हैं उन्हें धुरी, और धुरी के ऊपर वस्त्र जो उन्हें गाठी सेला कहा जाता है। और इनके मूल प्रभाव जो था, मूल तात्पर्य जो था, धर्म के प्रभाव को बढ़ाना, और इनका श्रेय शंकर देव को जाता है। दूसरा हम बात करते हैं तेरुकुत्तू का, कि तमिलनाडु में ग्रामीण मनोरंजन और संवाद का एक अनोखा स्वरूप होता है तेरुकुट्टू, जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत सब कुछ मिक्स होता है। और सामान्यतः अगर कहें तो ये वन टाइप ऑफ स्ट्रीट प्ले है। जी हाँ, इसे खुले में खेला जाता है। और ये एक ऐसा नाट्य स्वरूप है जो तमिलनाडु में होता है। इसमें कहता है समूची महाभारत की 18 दिन की प्रस्तुति होती है। ये द्रौपदी पूजा से संबंधित है, क्योंकि और द्रौपदी
अम्मन यानी माँ के मंदिरों के सामने प्रस्तुत होती है, इसीलिए अम्मन कहा जाता है। प्रदर्शन में समूचा ग्राम समुदाय जो होता है, जहाँ जिस एरिया में होता है, वहाँ के सारे लोग, प्रस्तुतिकर्ता और देखने वाले, वो दोनों भाग लेते हैं और एक आनुष्ठानिक प्रक्रिया के बाद इसका स्टार्टिंग होता है। तो नृत्य कुछ फॉर्म्स जैसे यूज़ होते हैं वो भरतनाट्यम से मिलते जुलते हैं और कहीं उससे और इसमें एग्रेस होते हैं। तिरकट्टू का जो वेशभूषा की बात करें तो वो सामान्यतः पारंपरिक होती है, रीजनल होती है, तमिलनाडु जैसे होते हैं। अभिनेता रंगीन धारीदार कपड़ा पहनता है, पूरी बाँह का जैकेट होता है जिसे मिर्जई कहते हैं। स्त्री भूमिका वाले रंग बिरंगे साड़ियाँ पहनती है, हल्की लकड़ी के बने रंगीन कांच के जड़े, कागज़ के फूल, रंगीन आकृतियों और शैलियों के मुकुट होते हैं। तार स्वर में गायन और ओजस्वी नृत्य होता है इसमें। इसके अलावा तिरकट्टू तमिलनाडु का अत्यंत लोकप्रिय फॉर्म है और इसका दर्जा शास्त्रीय संगीत और नृत्य के बाद आता है। इसके प्रदर्शन में अनेक दल पूरे राज्य में भ्रमण कर प्रस्तुति देते रहते हैं और प्रस्तुति के दौरान रोज़ाना की समस्या पर तार्किक रूप से भी विचार किया जाता है परफॉर्मेंस के बाद। इसके अलावा हम अगर बात करें यक्षगान की तो कहा जाता है 1250 के आसपास आंध्र प्रदेश के पक्कुरिकी सोमनाथ रचित बहुनाटक, जो कि उस एरा में यानी 12th सेंचुरी में एक जनप्रिय गीत नाट्य था, जो कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तित होते होते यक्षगान के नाम से प्रचलित हो गया। आरंभ में ये एक नर्तकी के भूमिकाओं अभिनय वाला एक नृत्य गीत का विषय था। बाद में अधिक पात्रों को शामिल किया गया और कुचिपुड़ी गांव के भगवतु ब्राह्मण मेला में इसका संस्कार कुचिपुड़ी नृत्य के सृष्टि से मिलती जुलती। इसमें महाराष्ट्र के ललिता, गुजरात का भवई, नेपाल का गंधर्वान और बंगाल का जो जात्रा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में उन सभी चीज़ों का मिक्सअप है और बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये प्रचलित हुआ यक्षगान के रूप में। जी हाँ, यक्षगान के 3 जनप्रिय नाटक हैं। ओबया मंत्री रचित गुरुदाचालम नाटक है, श्री सिंधा रचित कृष्ण हीरामणि है जो 15th सेंचुरी में रचित हुआ है, और रुद्र कवि रचित है सुग्रीव विजयम जो 16th सेंचुरी में हुआ है। डॉक्टर कोटा शिव कारंत जो हैं, कारंत जी, शिव राम कारंत जी, इस प्राचीन कला को एक नया स्वरूप दिए और बहुत प्रयास किया और अपनी शैली यक्ष रंग को विकसित किया। ये पुरुष नृत्य था। इसमें 5 या 6 किस्म की भूमिकाएं होती थी। हर नर्तक के लिए एक प्रशिक्षित ट्रेनर और ट्रेनिंग की व्यवस्था होती थी। यक्षगान के दोनों महाकाव्य पर आधारित रामायण और महाभारत के अलावा आनुष्ठानिक युद्ध मरण को निरूपित करता है। यक्षगान में भी मुख सज्जा, फेस पे जो होता है मुखौटा, अलंकार, मुकुट, इन सबों की जटिलता होती है। अभिनेता ग्रीन रूम में बैठकर अपनी सज्जा खुद करते हैं। सिर पर सकेंद्री कहते हैं, यानी रस्सी की तरह जो तहत बांधते हैं, बहुत ही आकर्षक दिखता है, पगड़ी की जैसा। इसके अलावा यक्षगान की विस्तृत पूर्वरंग भी होता है, यानी यक्षगान होने से पहले, यानी पूर्व रंग, आप समझ लिए, रंग से पहले यानी परफॉर्मेंस प्रारंभ होने से पहले की जो क्रियाकलाप है वो पूर्व रंग कहलाता है, यानी रंग से पहले की जो तैयारी है वो पूर्व रंग है। इसके अलावा श्री कृष्ण की गणेश जी का और सरस्वती माता सरस्वती और श्री गणेश जी का स्तुति से आरंभ होता है। अभिनेता सभी मंच पे आते हैं और पूर्व रंग जो विधियाँ हैं, विधि विधान वो पूरा होता है। उसके बाद सबसे रोचक अभिनेता नृत्यपरक गतियों करते हैं और प्रारंभ करते हैं यक्षगान। इसमें एक रीतिबद्धता होती है, एक शैलात्मकता होती है और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कर्नाटक में ये बहुत फेमस हुआ है। इसमें ज़्यादातर नृत्यपरक चाल होती हैं, अधिकतर परंपरागत नृत्य स्वरूप होते हैं। यात्रा और युद्ध की चालें की प्रचुरता इसमें
युद्ध चालों की प्रचुरता इसमें होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं, अगर स्टेज की बात करें 20 बाई 30 फीट का होता है। रंगस्थल जो होता है इसका वो 20 to 30 फीट का आसपास का होता है और अर्धचंद्राकार का स्वरूप में होता है। इसके अलावा अगर हम वाद्य यंत्र की बात करें तो चेंडा, जो कि एक ढोलनुमा वाद्य यंत्र है, मदले, हारमोनियम का भी प्रयोग होता है। और कह सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें इसमें तो कारण के अनुसार कहता है ज़्यादातर प्रणय और व्यक्ति द्वेष पर आधारित होता है। अधिकतर इसके जो परफॉर्मेंस हैं वो प्रणय और व्यक्ति द्वेष, युद्ध कला, इसी पे बेस्ड होते हैं। सुभद्रा परिणय, कनांगी परिणय, द्रौपदी स्वयंवर, केवल एक प्रसंग है चंद्रावली जिसमें युद्ध नहीं होता। चंद्रावली एक ऐसा परफॉर्मेंस है जिसमें युद्ध नहीं होता। इसके अलावा अधिकतर प्रसंग में युद्ध होता है और अधिकतर प्रसंग जो होते हैं परफॉर्मेंस के वो सुखांत होते हैं। कन्नड़ अनुदित इतिहास पुराण है। व्यास का भारत, तोहरवे नरहरि का रामायण, वृतलेश्वर कवि का कौशिक रामायण, भागवत कथा, जैमिनी भारत आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ परफॉर्मर हुए हरादे रामा, गंजा, डॉक्टर वीरभद्रा नाइक, डॉक्टर शिवरामा हेगडे, इसके अलावा के महाबाला हेगडे, के शंभू हेगडे और बेलाटा जैसे एक ट्रैवलिंग कंपनी। ये सबों ने यक्षगानम के परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया। लेकिन कहते हैं 12th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, बट 18th सेंचुरी के बाद ही जाके ये सर्वलोक प्रसिद्धि पाई। अब हम बात करेंगे अगले परफॉर्मेंस की, जिसे कहते हैं बुर्रा कथा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का ये एक अत्यंत लोकप्रिय गीत गाथा बुर्रा कथा है, जिसे व्यावसायिक गायक पूरे प्रदेश में गाते हैं। वे कथाओं का काफ़ी नवीकरण करते रहते हैं और जो समसामयिक घटना होता है उसको ऐतिहासिक पात्रों से जोड़ देते हैं और समांतर कर देते हैं। बुर्रा कथा का जन्म शैव मत और वैष्णव मत के संघर्ष, यानी शिव और वैष्णव विष्णु दोनों के भक्तों के जो अलग अलग वाद चले थे, उस वाद के संघर्ष का परिणाम स्वरूप ये बुर्रा कथा है, पारंपरिक बन गया है। बुर्रा कथा यानी पुरा कथा, पुराण कथा, महाकाव्य कथा, ऐतिहासिक घटना, इन सभी के कथाओं को सुनाता। आंध्र प्रदेश में मौखिक शैली जो है, जैसे ओगु कथा, इसका नाम भी अनेक बार प्रयुक्त होते आप देखेंगे। लय के आवर्तन जो योजना है मौखिक स्वरूप में ज़्यादा व्यवस्थित है इसमें, और इसके अलावा शब्द, ध्वनि, इन सबों का जोड़ है, आलाप, इन सबों का जोड़ है। कुमाऊं प्रदेश जो है, राजुला मालूशाही का जो परफॉर्मेंस है पूरा लयबद्ध होता है, ध्वनि प्रारूप का अंतरित लिया जाता है और अधिकतर जो परफॉर्मेंस है वो संगीतक योजना से अंगीभूत है। बुर्रा कथा में हम अगर और कुछ देखें, चलिए, और पिछले क्लास में मैंने बताया था तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और लावणी की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, लावणी। मैं जब तमाशा का क्लासेस ले रहा था, उस तमाशा में मैंने इस लावणी नृत्य का चर्चा किया है कि महाराष्ट्र में लावणी बड़ा ही लोकप्रिय प्रेम गीत है और थोड़े थोड़े संगीतिक अंतर के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुत प्रचलित है। मराठी में शाहिर कहलाने वाले लोग कवि इन लावणी गीतों का रचयिता होते हैं। शाहिर कहलाते हैं जो, वो इनके रचयिता होते हैं। गीत शैली जो है ये महाराष्ट्र में हास्य व्यंग युक्त लोकनाट्य तमाशा में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। लावणी का जो प्रस्तुति है वो स्त्रियों के व्यावसायिक दल के द्वारा किया जाता है।
और कहे तो इसमें छोटी छोटी छलांगें होती हैं, छोटे छोटे मोमेंट होते हैं, लेकिन वही इसका ब्यूटी है। नगरों में, कारखाना में काम करने वाले अनेक दर्शक होते हैं जो इस लावणी को बहुत पसंद करते हैं। मुंबई में एक नाट्यगृह है जहां व्यवस्थापक इस लावणी दलों को 3 महीने तक ठेके पर बुलाते थे और उस नाट्यगृह में प्रमुखतः मजदूरों की भारी मात्रा में संख्या होती थी और वो इसका आनंद लेते थे। इसके अलावा हम कृष्ण पारिजात के बारे में चर्चा करते हैं। कर्नाटक के बीजापुर क्षेत्र में मुसलमान कृष्ण पारिजात नामक एक संगीत स्वरूप ओपेरा प्रस्तुत करते हैं। इसकी कहानी, एक दिन कृष्ण स्वर्ग में पारिजात पुष्प लाकर रानी को देते हैं। उस पर उनकी छोटी पत्नी जो है सत्यभामा अत्यंत रुष्ट हो जाती है और जिद करती है कि उन्हें भी पारिजात पुष्प लाकर दिया जाए। कृष्ण युद्ध करके इंद्र के नंदन वन जो होता है वहाँ से पारिजात पुष्प का पौधा ले आते हैं और उसे सत्यभामा को दे देते हैं। वो प्रसन्न हो जाती है। इस शैली में इसी पर इस नाट्य का नाम पड़ा पारिजात, कृष्ण पारिजात। और ये एक संगीत, प्रमुखतः हिंदुस्तानी संगीत का फॉर्मेट है। इसमें बेहद नाटकीयता से ये प्रदर्शन किया गया है। भागवत यानी जो सूत्रधार नरेटर होता है उसे भागवत कहा गया, वाचक का। और वो आता है और उसका गाना होता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानं तदात्मन। वो श्लोक का भी गीत फॉर्मेट में, सॉन्ग फॉर्मेट में ही गाता है। और फिर कृष्ण का प्रवेश होता है। फिर कहानी कुचिपुड़ी का नृत्य जो है भामाकल्पम के नाम के जैसा ही प्रस्तुत होता है और इस सत्यभामा के नाम से प्रसिद्ध ये फॉर्म है। तो कह सकते हैं मुसलमान के द्वारा कृष्ण के ये परफॉर्मेंस एक ही परफॉर्मेंस है जो कर्नाटक में होता है और बहुत फेमस है। इसके अलावा कर्नाटक में वीर शैव संप्रदाय के लोग ऊंचे स्वर वाले ढोल के संगत से साथ गीत गाते हैं, जिसे वीरगासे कहा जाता है। वीरगासे कहा जाता है। गायन के साथ वे नृत्य करते हैं और वे सभी शिव भक्त होते हैं। महाराष्ट्र में की बात करते हैं। महाराष्ट्र में पावड़ा वीर रस प्रधान गीत है, गीत गाथा है। उसमें गीत भी गाते हैं और कुछ कथा भी कहते हैं। एक तरह से नायकों की कहे जाने वाली कथा है पावड़ा, बखान है। इसमें डफ, तुनतुनी, झांझ, ढोलक जैसे वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत उत्साह के साथ गाया जाता है। 1857 में प्रथम स्वाधीनता संघर्ष जैसे विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा आल्हा, नरसिंह अवतार, गीत गोविंद, ढोला मारू, भ्रतेरी, लोरिक चंदा, पाली पे हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, सुनिए और उसके बाद आप कितना समझ पाए, क्या आपको इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और सपोर्ट मिले, मैं और आगे बढ़ सकूं, आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं। वंस अगेन, थैंक यू।